हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की बात करेंगे तो हमें क्या जानना है? हमें जानना रहता है भारतीय इतिहास का स्रोत। क्या जानना रहता है? भारतीय इतिहास का स्रोत। तो जो भारतीय इतिहास होते हैं, तो भारतीय इतिहास का जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो स्रोत यानी कि सोर्स को जानने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो अध्ययन के हिसाब से क्या किया गया है, उनकी प्रकृति के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में इसके स्रोतों को बांट दिया गया। ठीक है, उन स्रोतों जो 3 स्रोतों के अंतर्गत बांटा गया, तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी विवरण है। ठीक है, यानी कि हमें क्या जानना है? हमें भारतीय इतिहास जानना है। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें 3 जगह जाना पड़ेगा, और वो 3 जगह क्या है? एक है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत और तीसरा क्या है? विदेशी विवरण। जिसके अंतर्गत यदि हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। जब आर्कोलॉजी की यदि आप बात करोगे तो आर्कोलॉजी के अंतर्गत आपके पास में आ जाता है अभिलेख, सिक्के, स्मारक, स्तूप आदि। जिसके अंतर्गत यदि हम अभिलेखों की बात करें, ठीक है, तो अभिलेखों से इतिहास के अध्ययन में सहायता तो हमें मिलती है, लेकिन जो प्रमुख अभिलेख हैं जो जाने जाते हैं वो क्या है? वो है प्रयाग प्रशस्ति। पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। फिर आता है ऐहोल। ऐहोल किससे संबंधित है? ऐहोल संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। हाथी गुम्फा किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा खारवेल। जूनागढ़ का अभिलेख जो है वो किसके बारे में हमें बताता है? तो रुद्रदमन के बारे में बताता है। मंदसौर का अभिलेख हमें किसके बारे में बताता है? तो यशोवर्मन के बारे में बताता है। और जो ग्वालियर का अभिलेख है वो हमें भोज राजा या फिर हम बोल सकते हैं भोज परमार राजाओं के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही आते हैं, क्योंकि सुमेलित कीजिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो हमें ये चीज याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा किससे किससे संबंधित, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, नासिक अभिलेख गौतम बलश्री, ऐहोल पुलकेशिन, हाथी गुम्फा खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदमन, मंदसौर यशोवर्मन, ग्वालियर भोजपरमा। ये अभिलेख की बात हो गई। फिर आता है सिक्के। तो सिक्के का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सिक्के के अध्ययन को बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्योंकि पूछा जाता है सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में पहले किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन हुआ करता था? तो सिक्के को पीटा जाता था। क्या किया जाता था? पीटा जाता था। तो जिसको बोला जाता था आहत सिक्के। आप पीट दोगे तो आहत हो जाएंगे, है ना, तो उसको क्या कहा जाता था? आहत सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के थे। जिसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो प्रमुख सिक्के कौन से थे? तो प्रमुख सिक्का था हिंद यूनानी सिक्का, जो कि पहला स्वर्ण सिक्का यानी कि सोने का सिक्का था। ठीक है, साथ ही साथ इतिहास में पण, कारशापण और दिनार नामक सिक्के प्रचलित थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सबसे प्राचीन सिक्के कौन से, तो आहत सिक्के। प्रमुख सिक्का कौन सा या फिर पहला स्वर्ण सिक्का कौन सा? तो हिंद यूनानी सिक्का और दिनार जैसे सिक्के प्रचलन में थे। फिर आता है, ये हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें हैं तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आया है हमारा। क्या आया है? अभिलेख आया। अभिलेख में हमने देख लिया। फिर आया है हमारा सिक्का। सिक्का हमने देखा। फिर अब हम देख रहे हैं स्मारक। ठीक है, स्मारक के अंतर्गत यदि हम बात करें तो स्मारक के साथ में स्तूप होता है। स्तूप क्या होता है? जहाँ पे बुद्ध के अवशेष रखे हैं
उसको हम स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो स्मारक तथा स्तूप स्थापत्य के भाग हैं और प्रमुख स्मारक तथा स्तूप कौन से हैं? सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, अमरावती स्तूप, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो स्मारक, नालंदा में के अवशेष, ये सभी क्या है? ये स्मारक तथा स्तूप हैं। तो ये क्या है? ये पूरा तात्विक स्रोत है जहां से हमें भारतीय इतिहास का पता चलता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत को यदि हम देखें तो साहित्यिक स्रोत में हमें धर्म के बारे में पता चलता है। धार्मिक तथा धर्मेतर साहित्य में इसका वर्गीकरण हुआ है। यदि हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो धार्मिक साहित्य में जो हमें साहित्य निकल करके आता है वो है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्यों की यदि आप बात करते हो तो आपको वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, स्मृति, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, शास्त्र, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं यदि आप बौद्ध साहित्य की बात करोगे तो आपको त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पानो, बुद्ध चरित, ये देखने को मिलते हैं। अब हमें ये भी याद रखना है कि त्रिपिटक में या ये तीनों त्रिपिटक हमें याद होने चाहिए। दीपवंश के लेखक कौन? महावंश के लेखक मिलिंद पानो, बुद्ध चरित, इनके लेखकों का नाम भी हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जैन साहित्य आता है और जैन साहित्य की यदि हम बात करें तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैन साहित्य को बोला जाता है आगम। क्या बोला जाता है? रिपीट करिए आप लोग। आप जब भी देख रहे हैं ये सेशन को तो रिपीट जरूर करना है आप लोगों को। क्योंकि हमें रिपीट करने से चीजें याद होती हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। परिशिष्ट पर्व, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, ये सभी चीजें किसमें इंपॉर्टेंट मानी गई है? ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट मानी गई हैं जैन साहित्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब क्या हमने देखा? ये धार्मिक साहित्य। देखिए, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत यानी कि इसमें धर्म विशेष की चर्चा नहीं होगी, इसमें धर्म विशेष की चर्चा होगी। लेकिन धर्मेतर साहित्य में धर्म विशेष की चर्चा ना होके बल्कि राजनीति, समाज, इसकी चर्चा होगी और राजाओं की प्रशस्ति यानी कि राजाओं की प्रशंसा की जाएगी। तो उसके अंतर्गत क्या आता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन? कौटिल्य। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन? पाणिनि। राजतरंगिणी के रचयिता कौन? तो कलहण। हर्षचरित तो बाण भट्ट, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विदेशी विवरण के अंतर्गत, क्योंकि अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत देख लिए हैं। अब हम विदेशी विवरण के बारे में यदि हम बात करें तो विदेशी विवरण के अंतर्गत आता है कि विदेशी विवरण के अंतर्गत यूनानी, चीनी, तिब्बत, अरबी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत को रखा गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये विदेशी जब हमारे भारत में आए तो इन्होंने भारत में उस समय क्या था क्या नहीं उसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी और उनके ही जो लिखे हुए जो भी हमें सोर्स मिले हैं उसको ही विदेशी विवरण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत यूनानी लेखक इसमें हेरोडोटस की कृति हिस्टोरिका आती है। किसकी कृति? हेरोडोटस की कृति हिस्टोरिका। हेरोडोटस की कृति हिस्टोरिका आती है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है हमारे एग्जाम में क्योंकि। ठीक है, इंडिका के रचयिता कौन? तो मेगास्थनीज। ठीक, इंडिका का रचयिता कौन? मेगास्थनीज। जियोग्राफी टॉलमी, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी, ये सब शामिल हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में ये हमने अब तक क्या देखा? हमने साहित्य के बारे में देख लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं त्रिपिटक, त्रिपिटक की यदि आप बात करोगे तो बुद्ध घोष ने त्रिपिटक के बारे में कहा है। ठीक है, कमेंट्री इन्होंने दी है। दीपवंश, महावंश, ये सभी चीजें बुद्ध घोष की है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि आप देखोगे बुद्ध चरित,
ठीक है। तो बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है, ठीक है। और ये बुद्ध घोष की रचना है। दीपवंश, महावंश, उसमें से नागार्जुन के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नागार्जुन ने क्या लिखा है। तो नागार्जुन ने माध्यमिकारिका लिखा है। क्या लिखा है? मध्यमिकारिका, मध्यमिकारिका, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और ये नागार्जुन कौन है? शून्यवाद के प्रणेता है। किसके प्रणेता है? शून्यवाद, शून्यवाद के प्रणेता। आई नो राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, लेकिन आप लोग अपने से इसको लिखिए कि नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मध्यमिकारिका। यहाँ पे एक साहित्य में आप उसको भी जोड़ सकते हो, बुद्ध साहित्य ही है, वो बौद्ध साहित्य है। अश्वघोष, बुद्ध चरित, त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, इन सभी में कमेंट्री किसने किया है? इन सभी ने कमेंट्री बुद्ध घोष ने किया है। यदि आप त्रिपिटक की बात करोगे तो त्रिपिटक के अंतर्गत आता है आपका सूत पिटक, ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सभी चीजें आती हैं। सूक्त पिटक जो यदि हम बोलते हैं, यदि हम यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो त्रिपिटक होते हैं, त्रिपिटक के अंतर्गत यदि आप बात करोगे तो ये 3 प्रकार के, ये क्या है इसमें, ये बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। यदि आप सुक्त पिटक की बात करोगे, सुक्त पिटक की बात करोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स दी गई है कि गौतम बुद्ध ने क्या बताया है, ठीक है। जिसको कंपाइल कौन किया? कंपोजर कौन है? आनंद, उनके जो अनुयायी थे ना, उनके शिष्य थे आनंद, उन्होंने उसको कंपोज किया है, सुक्त पिटक। दूसरे में यदि हम आ जाते हैं विनय पिटक, विनय पिटक में क्या बताया गया है कि भिक्षुणु एवं जो भिक्षुणी एवं भिक्षु रहते हैं उनको किस तरीके की लाइफ, यानी कि उनके लिए जो डिसिप्लिन्स हैं, यानी कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स होते हैं ना, भिक्षु और भिक्षुणु, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके लिए क्या डिसिप्लिन्स हैं, ये विनय पिटक में दी गई है। फिर उसके बाद में आता है अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या दिया हुआ है? इसमें बुद्धा ने, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो सरमन्स दिए, यानी कि उन्होंने जो अपने ज्ञानापदेश दिए हैं, वो अभिधम्म पिटक में आया है, यानी कि इंटरप्रेट किया गया है कि बुद्धा ने ये कहा, जो बुद्धा के सरमन्स ये थे, वो इस तरीके की बात आती है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें जातक स्टोरीज, यानी कि जातक स्टोरीज क्या है? वो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की स्टोरीज हैं, ठीक है, समझ में ये सब पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। उस जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के अंतर्गत ये याद कर लेना, हेरोडोटस की कृति हिस्टोरिका है, इंडिका जो है मेगास्थनीज, इंडिका को लिखने वाले मेगास्थनीज हैं। जियोग्राफी टॉलमी की है, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी की है, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। फिर उसके बाद में आता है चीनी तथा तिब्बती लेखक। ये कौन है? थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ साइज को। ये चीनी तथा तिब्बती लेखक के अंतर्गत कौन आता है? फाहिन आता है, हेनसांग आता है। फाहिन की रचना क्या है? फो क्यो की। और हेनसांग की रचना क्या है? सी यू की। अब ये पूछा जाता है, ऐसे ही चीनी लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे ही याद करना पड़ता है अपने को। फाहिन जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए है। फाहिन की रचना क्या है? फो क्यू की। और हेनसांग की रचना क्या है? हेनसांग की रचना क्या है? सी यू की, ठीक है, सी यू की। तो इस तरीके से ये इनकी बुक्स हैं। ये 2 चीनी यात्री हैं जो कि हमारे भारत में आए थे, तो उनकी ये रचना है। तिब्बती साहित्य में यात्री लामा तारानाथ की तंग्यूर को शामिल किया जाता है। अरबी लेखक के अंतर्गत आता है, अरबी यात्रियों में अल बरूनी की तहकीके हिंद, भारत की खोज महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है अल बरूनी की रचना क्या है? तो तहकीके हिंद है। क्या है? साथ में बोलो, अल बरूनी तहकीके हिंद, ठीक है।
अब आप लोग जब अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो जो जानकारी यहाँ पे दी जा रही है आप लोग अपनी कॉपी में एक अलग से पेज निकालो और मतलब कॉपी में इस तरीके से यहाँ पे बुक्स के नाम लिख लो, यहाँ पे राइटर लिख लो। लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये हमने क्या देख लिया, ये हमने इतिहास के बारे में देखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था भारतीय इतिहास के ये स्रोत थे इतिहास। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास को क्या किया जाता है, यानी कि जो हिस्ट्री है हमारी, जो प्री हिस्ट्री, जो ओवरऑल यदि आप हिस्ट्री का डिवीजन करोगे तो वो किस तरीके से डिवाइडेड है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो प्राक इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 वर्गीकरण हैं। ठीक है, अब ये वर्गीकरण कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, उस पर अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पल्लावरम में पुरा पाषाणकालीन कलाकृतियों की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में पल्लावरम से पुरा पाषाणकालीन कलाकृतियों की खोज की थी। और पुरा पाषाण काल में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? आखिट था, क्योंकि ये घुमंतु प्रवृत्ति के लोग होते थे जो कि कभी यहाँ तो कभी वहां, तो वो मुख्य रूप से कैसे अपना जीवन यापन किया करते थे, तो वो अपना जीवन यापन आखेट करके किया करते थे। इस समय मानव खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक था, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, देखो यदि हम बात करें कि अभी इस समय उनका मेन उनको काम क्या है? मेन काम है उनका कि हम जाए जहां भी जाए हमारी क्षुधा निवृत्ति होनी चाहिए। तो क्षुधा निवृत्ति के लिए हमें जो कुछ भी मिलेगा हम तो खाएंगे। तो अभी वो क्या है? खाद्य संग्राहक के रूप में उनको जाना जाता था। भीमबेटका की गुफा जो कि भोपाल के समीप है से अनेक प्राग ऐतिहासिक चित्रित गुफाएं तथा शैलाश्रय चट्टानों से बने शरण स्थल प्राप्त हुए। और यदि हम बोलें कि सोहन वैली संस्कृति, यानी कि सोहन वैली, सोहन संस्कृति का संबंध इसी से है। देखो समझिएगा इसको, यदि ये जो पुरा पाषाण काल, ये सभी चीजें जो आती हैं, यदि आप हिस्ट्री को ओवरऑल डिवाइड करके देखोगे, ये सब दो फैक्ट्स हैं। यदि आप हिस्ट्री को डिवाइड करोगे तो होता क्या है कि हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा डिवीजन होता है। तो प्राक इतिहास जो यदि हम हिंदी में इंग्लिश में लिखें तो प्री हिस्ट्री होता है ना। अब प्री हिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है? यही प्री हिस्ट्री को ही कहा जाता है पाषाण काल। क्या बोला जाता है? पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज, इस स्टोन एज को 3 भागों में विभक्त किया। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल यानी कि प्री स्टोन एरा, यानी कि पहला है ना, प्री स्टोन एरा जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल की आप बात करोगे तो मिडिल स्टोन एज है। क्या है ये? मिडिल स्टोन एरा है ये। ठीक है, फिर नव पाषाण काल की बात करोगे तो लेटर स्टोन एरा, या फिर आप बात करो तो नियो स्टोन एरा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अब ये फैक्ट निकल करके आते हैं। तो पुरा पाषाण काल के अंतर्गत हमें पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश भोपाल के समीप है वहां से मिलते हैं। साथ ही साथ में यदि हम बात करते हैं तो जो सोहन वैली है या फिर हम बात कर रहे हैं सोहन संस्कृति, पुरा पाषाण काल से ही संबंधित है। और रॉबर्ट ब्रूसफुट वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पल्लावरम में 1863 में पुरा पाषाण कालीन कलाकृतियों की खोज की थी। और इस समय मैंने जैसा कि बताया एक घुमंतु प्रवृत्ति के लोग होते थे और ये केवल और केवल ये आखेट करके अपना पेट भरते थे। ठीक है, और इस समय यदि आप देखोगे तो ये क्या लिया करते थे? ये स्टोन,
मुख्य औजार इनकी क्या है, तो स्टोन ही है और कुछ नहीं है। मेन वेपन भी यदि आप देखोगे तो इनका वही है। मध्य पाषाण काल की यदि हम बात करें, मिडिल स्टोन एरा में यदि हम आ जाएं, तो मिडिल स्टोन एरा में यदि हम देखें तो इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। और मध्य पाषाण काल में मानव की औजार एवं उपकरण परिष्कृत तथा छोटे होने लगे। परिष्कृत तथा छोटे होने लगे यानी कि समझिएगा इसको कि अब वो छोटे छोटे स्मॉल स्टोन यूज करने लग गए। पहले बड़े बड़े स्टोन्स यूज कर रहे हैं, अब छोटे छोटे स्टोन्स यूज कर रहे हैं और अपने अपने स्टोन्स को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा नुकीला भी बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्यों आखेट करने या फिर कोई भी काम है तो उनको वो परिष्कृत कर रहे हैं। ठीक है, और वो छोटा अब आकृति में छोटा होने लगा। और आगे समझिएगा कि मध्य पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले किसको पाला, तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला, कुत्ते को पालतू बनाया। किसको बनाया, कुत्ते को पालतू बनाया। इसका साक्ष्य आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका साक्ष्य आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, आपको मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको मेहरगढ़ में भी, कहा, मेहरगढ़ में भी आपको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, मेहरगढ़। ठीक है, और इस समय ये जो छोटे छोटे परिष्कृत एवं छोटे छोटे जो ये औजार होने लगे थे, इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था माइक्रोलिथ। क्या बोला जाता था, लिख लीजिए इसको, माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये जो पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ क्या होते हैं, तो छोटे एवं परिष्कृत औजारों को ही माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है, तो यहाँ पे चाक, पहियों तथा आग का प्रचलन नवपाषाण काल में शुरू हुआ। नवपाषाण काल में आग यानी कि उन्होंने फायर को क्या किया है, डेवलप कर दिया है। अब वो जानने लग गए और इनके जो अब औजार हैं, अब वो औजार कैसे होने लग गए, अब पॉलिश्ड होने लग गए, यानी कि और भी ज्यादा अब वो क्या करने लग गए। यहाँ पे देखो, थोड़ा पहले बड़ा पत्थर, फिर उसको परिष्कृत किया उन्होंने, छोटा कर दिया साइज में। अब उसको क्या किए, और भी ज्यादा पॉलिश्ड करने लग गए, एक औजार के रूप में अब ये बनाने लग गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इन्होंने इस समय कृषि प्रारंभ कर दी। पहले केवल आखेट करके खा लेते थे, फिर उसके बाद में जानवरों को पालने लगे। और जो पहला जानवर इन्होंने पाला वो किसको पाला, इन्होंने कुत्ते को पाला, यानी कि इस समय पशुपालन स्टार्ट हो गया। अब यदि हम बात करें तो अब ये क्या करने लग गए, अब ये कृषि करने लग गए। पहले जो यहाँ वहां, कभी यहाँ तो कभी वहां, जो घुमंतु प्रवृत्ति के होते थे, अब ये क्या करने लग गए, अब ये स्थायी निवास अपना बनाने लग गए कि अब हम यहाँ रहेंगे। और इसी काल को कृषि क्रांति का काल भी कहा जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि अब ये कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे। यदि हम बात करें, हमें कहाँ से पता चलता है कि ये ऐसा करते थे, तो कोल्डी हबा यदि हम देखें तो ये जो स्थान है, यहाँ से हमें नव पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें तो इन्होंने जो ये पॉलिश्ड टूल्स बनाने लग गए, कृषि कार्य करने लग गए, तो इन्होंने चक्के का निर्माण किया, यानी कि व्हील का निर्माण इन्होंने किया था। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने व्हील, यानी कि अब हमें यहाँ से वहां जाना है तो हम किससे जाएंगे, पहिए का निर्माण, यानी कि कुछ ना कुछ इन्होंने गाड़ी बना ली होगी। लेकिन पूछा जाता है पहिए का निर्माण किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता यानी कि विलेज कल्चर भी स्टार्ट हो गया था। अब ये क्योंकि क्या करने लग गए थे, रहने लग गए, तो अब ये विलेज ग्रामीण सभ्यता धीरे धीरे प्रारंभ होने लग गई थी। याद रहेगा आप लोगों को। और साथ ही साथ याद रखिएगा, कृषि तो करने लगे। सबसे पहले किस चीज की कृषि की इन्होंने, तो पैडी मतलब धान की खेती की है इन्होंने। ठीक है, ये नियो स्टोन एज की बात हो रही है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम आते हैं, और ये पैडी का ही, इसका ही हमें भारत के कहाँ से साक्ष्य प्राप्त मिला है, कोल्डी हबा से। कहाँ से, कोल्डी हबा से हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि ये धान की खेती किया करते थे। कौन, नवपाषाण काल के लोग। ठीक है, समझ में आया। फिर हम आ जाते हैं ताम्रपाषाण काल। ये ताम्रपाषाण काल क्या होता है भाई, ये होता है
कॉपर ब्रॉन्ज एरा या फिर कॉपर स्टोन एज। क्या है? कॉपर स्टोन एज। अब समझिएगा इसको, कॉपर स्टोन एज क्या है। इसको यदि आप बात करोगे तो ये क्या है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु क्या है, तांबा। पहला धातु जो ये इन्होंने इस्तेमाल किया वो कौन सा इस्तेमाल किया, तांबा इस्तेमाल किया। पहले देखो पत्थर पत्थर पत्थर, अभी पॉलिश्ड पत्थर हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे अब वो मेटल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब वो स्टार्ट किए क्या, कॉपर। ठीक है। और ताम्र पाषाण युग में तांबा तथा पत्थरों का प्रयोग साथ साथ में होने लगा। पहले केवल पत्थर करते थे, अब तांबा का प्रयोग करने लग गए। फिर आहाड़ सबसे प्रमुख ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति थी, इसे ताम्रवृत्ति भी कहा जाता था। समझिएगा यहाँ पे जब ये इसको प्रयोग में लाते थे, तांबे को प्रयोग में लाते थे, अब ये क्या करने लग गए, इनकी बस्तियों का सबसे, यदि आप देखोगे तो इनाम गांव जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालिक बस्ती है। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो जौरवी कल्चर है, ठीक है, जो जौरवी कल्चर है वो क्या है, जौरवी संस्कृति की सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालिक बस्ती है ये। ठीक है, इनाम गांव। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे क्या होने लगा, चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल में ही किया गया था और इस काल में मालवा संस्कृति के मृद भांड उत्कृष्टम थे। समझिएगा। ठीक है, हमें कहाँ से पता चलेगा भाई कि ये ऐसा करते थे, तो मालवा संस्कृति है, क्या है, मालवा कल्चर, वहां से क्या मिला है, मालवा कल्चर से हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि वहां से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हमें तांबा के, स्टोन के, ठीक है, यानी कि कॉपर के, स्टोन के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ, मालवा संस्कृति यहाँ पे थी। अब आप बोलोगे मालवा संस्कृति कहाँ थी, तो मालवा संस्कृति फैली थी भारत के नवदा टोली से लेकर के महेश्वर तक। कहां से कहां तक, नवदा टोली से महेश्वर तक। नाम ये फैक्ट है, एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है। मालवा संस्कृति कहां से कहां तक फैली थी, नवदा टोली से महेश्वर तक। मालवा संस्कृति में क्या मिला, तो मालवा संस्कृति में हमें चित्रित मृद भांडों के प्रयोग का सर्वप्रथम, यानी कि ताम्र पाषाण काल में ये चित्रित मृद भांड का प्रयोग किया करते थे और इसी समय हमें मालवा संस्कृति में मृद भांड के उत्कृष्टतम क्या मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। मालवा संस्कृति कहां से कहां तक फैली थी, तो नवदा टोली से महेश्वर तक फैली हुई थी। ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। जैसे कि आपने सब पढ़ा है ना, पहले सुने हैं अभी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो वही सब सभ्यता जो फैली थी, तो पहले क्या फैला था, मालवा संस्कृति फैली थी, उसके बारे में बताया गया, जहाँ पे कॉपर और स्टोन का प्रयोग किया जाता था और उसके साक्ष्य मिले हैं। इतना ही बात यहाँ पे लिखा है। बातें क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़े हम लोग। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको कंटिन्यू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, लेकिन अपने नेक्स्ट सेशन में इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने स्टोन एज को कंप्लीट किया है, यानी कि साहित्यिक परिचय हमने देख लिया है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में किसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ये सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं हम। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।